Here is our chapter second. We are not afraid to die if we can be all together by Jordan Cook and Alan East. Jordan Cook's desire. Actually, he wanted to sail in his own boat. वो अपनी ही boat में he wanted to duplicate the round the world voyage made 200 years earlier by Captain James Cook. वो उसी voyage यानी सी जर्नी को डुप्लिकेट यानी दोबारा से करना चाहते थे जो 200 साल पहले जेम्स कुक ने की थी. Captain James Cook. He was born on 7th of November 1728 and he died on 14th February 1779. He was a British explorer और ये जो है वो नेविगेटर थे जो समुद्र में रास्ता ढूंढते हैं एंड कार्टोग्राफर थे और कैप्टन थे ब्रिटिश रॉयल नेवी में. द स्टोरी इज़ अ फर्स्ट पर्सन अकाउंट ऑफ द नरेटर जॉर्डन कुक. मतलब इस स्टोरी के अंदर जॉर्डन कुक ने अपने आप को रेफ़र करने के लिए आई यानी फर्स्ट पर्सन का यूज़ किया है. द स्टोरी वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई इफ़ वी कैन ऑल बी टुगेदर इज़ अ स्टोरी ऑफ एक्सट्रीम करेज. बहुत ही ज़्यादा साहस की एंड स्किल एग्जिबिटेड बाय जॉर्डन कुक. और जॉर्डन कुक उनकी फैमिली और बाकी के क्रूमैन की एक स्टोरी है जहाँ पे उन्होंने अपनी स्किल्स को दिखाया है, प्रेजेंट किया है, कैसे उन्होंने वॉर लड़ी है वाटर और वेव्स के ख़िलाफ़ अपने आप को जीवित रखने के लिए. द इंस्पायरिंग स्टोरी टीचर्स अस. ये जो स्टोरी है वो हमें क्या सिखाती है? इम्पॉर्टेंस ऑफ एंड्योरेंस. एंड्योरेंस मीन्स बार बार कोशिश करते रहना. इम्पैक्ट ऑफ ऑप्टिमिज्म इन वंस लाइफ. मतलब ऑप्टिमिज्म आशावादिता का कि किसी भी के लाइफ में आशावादिता का क्या महत्व होता है और उसका क्या प्रभाव पड़ता है. रोल ऑफ फैमिली कि एक फैमिली का जो सपोर्टिंग फैमिली होती है उसका क्या रोल होता है. एंड एज इज़ जस्ट अ नंबर. एज से फ़र्क नहीं पड़ता है और करेजेस जो डीड्स हैं वो किसी भी एज में हो कर सकता है इंसान. द नैरेटर डिराइव्स होम द मैसेज दैट ऑप्टिमिज्म, स्ट्रॉन्ग विल पावर, ग्रिट, determination and strong support of the family can help one come out of any disastrous situation with the success and enriching experience. Grit क्या होता है? Grit होता है courage. तो जो आशावादिता है और अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति है, किसी बंदे का साहस और दृढ़ इच्छा शक्ति जो है उसको बहुत ही ज़्यादा, और फैमिली का जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट होता है वो काफ़ी है किसी भी बंदे को एक डिज़ास्टर सिचुएशन, मतलब सब कुछ ख़त्म कर देने वाली सिचुएशन, एक ऐसी होती है बहुत ही ख़तरनाक सिचुएशन, उसके अंदर से निकलने के लिए अगर ये चीज़ें इंसान के पास है तो वो किसी भी प्रॉब्लम से फाइट कर सकता है. ड्रामेटिस्ट पर्सोने. तो यहाँ पे हमारे मेन कैरेक्टर्स हैं एक्चुअली जॉर्डन कुक. ही वॉज अ 37-year-old businessman. Mary was his wife, Cook's wife. Suzanne, Cook's 7-year-old daughter. Jonathan, Cook's 6-year-old son. Crewmen were Larry, Virgil, American, and Herb Seller, Swiss. The boat, the name of the boat was Wave Walker. It was 23-meter long and 30 ton. Its weight was 30 ton. Jordan Cook and his family. These are some pictures of Jordan Cook and his family. These are the parts of the ship. Okay, यहाँ पे हम मेनली किस चीज़ के बारे में बात करेंगे? You just look at it. यहाँ पे हम मेनली जिब के बारे में बात करेंगे, मास्ट के बारे में बात करेंगे, जिब के बारे में बात करेंगे. ओके, और हम मेन डैक के बारे में बात करेंगे. पर्पस ऑफ द वॉयज टू डुप्लिकेट द राउंड द वर्ल्ड वॉयज मेड 200 years earlier बाय कैप्टन जेम्स कुक. 200 साल पहले कैप्टन जेम्स कुक ने जो एक सी वॉयज किया था उसी की तरह एक दूसरा सी वॉयज करना चाहते थे जॉर्डन कुक. प्रिपरेशंस फॉर द वॉयज. उन्होंने क्या क्या तैयारियां की अपनी सी जर्नी के लिए. फॉर द पास्ट 16 years द नैरेटर एंड हिज वाइफ हैड बीन स्पेंडिंग देयर लीजर टाइम. मतलब जो एक्स्ट्रा टाइम, जो स्पेयर टाइम है, ऑनिंग देयर सी फेयरिंग स्किल्स इन ब्रिटिश वाटर.
ऑनिंग देयर सी फेयरिंग स्किल्स मतलब अपने आप को वाटर में जो स्किल्स होती हैं, जो वाटर के अंदर सर्वाइव करने के लिए जो स्किल्स होती हैं, सी फेयरिंग स्किल्स होती हैं कि नाव कैसे चलानी है, समुद्र में अगर तूफान आता है तो कैसे अपने आप को सर्वाइवल रखना है। तो ये सब चीज़ें क्या है, वो सी फेयरिंग स्किल्स होती हैं। ऐसे स्किल्स के अंदर अपने आप को परफेक्ट बनाने की कोशिश कर रहे थे वो। ब्रिटिश वाटर मतलब वहाँ पे आसपास जो भी उनको वाटर, जो सी वगैरह जो उनके अवेलेबल था, तो उसको ब्रिटिश वाटर कहा गया है। दे हैड अरेंज्ड अ प्रोफेशनली बिल्ट बोट वेव वॉकर। उन्होंने अपने आप से एक बोट अरेंज की थी जिसका नाम था वेव वॉकर। द नरेटर एंड हिज वाइफ हैड स्पेंट मंथ्स फिटिंग इट आउट एंड टेस्टिंग इट इन द रफेस्ट वेदर दे कुड फाइंड। जितना रफ उनको मिल सकता था वाटर, उतने रफ वाटर में उन्होंने इस वेव वॉकर को, इस बोट को उन्होंने टेस्ट किया था। फर्स्ट लेग ऑफ द वॉयज। In July 1976, the narrator, his wife Mary, son Jonathan, and daughter Suzanne set sail from Plymouth, England to duplicate the round-the-world voyage made 200 years earlier by Captain James Cook. They took the voyage in their professionally built ship, the Wave Walker. अब क्या है, जुलाई में 1976 में पूरी फैमिली ने जो है ना वो सेल सेट किया था, मतलब उन्होंने प्लाईमाउथ से शुरू की थी अपनी जर्नी को। वो 200 साल पहले की गई कैप्टन जेम्स कुक की जर्नी को डुप्लीकेट कर रहे थे। द फर्स्ट लेग ऑफ their journey, it was planned 3 years. 105,000 kilometer journey passed pleasantly as they sailed down the west coast of Africa to Cape Town, South Africa. अब वो प्लाईमाउथ से लेके अफ्रीका के केप टाउन तक 105,000 किलोमीटर तक का जो सफ़र है उनका, वो बहुत ही अच्छा गुजरा, उसमें उनको कोई भी दिक्कत नहीं आई। बिफोर हेडिंग ईस्ट दे टुक 2 experienced सेलर। अब केप टाउन से आगे उन्होंने जाने से पहले उन्होंने 2 क्रूमैन को अपने साथ लिया। लैरी विजल, एन अमेरिकन, वो एक अमेरिकन था, एंड हॉब सेगलर, वो क्या है, एक स्विस बंदा था। टू टैकल वन ऑफ द वर्ल्ड्स रफेस्ट सी, द साउदर्न इंडियन ओशियन। साउदर्न इंडियन ओशियन को दुनिया का सबसे ज़्यादा रफेस्ट सी माना जाता है, तो इसको क्रॉस करने के लिए उन्होंने अपनी हेल्प के लिए 2 क्रूमैन को हायर किया था। बिगिनिंग ऑफ द ट्रबल। Second day out of Cape Town, they encountered strong gales. Strong gales means strong waves, लहरें, which continued for the next few days. जैसे वो केप टाउन से चले थे, सेकेंड डे ही उनको स्ट्रॉन्ग वेव्स का सामना करना पड़ा था, और ये काफ़ी दिनों तक, अगले कुछ दिनों तक वो कंटिन्यू रही थी। The narrator was not worried about the gale, but the size of the wave up to 15 meters as high as the main mast. एक्चुअली प्रॉब्लम वेव्स नहीं थी, उनकी ऊंचाई थी, क्योंकि उनकी ऊंचाई कितनी थी, 15 मीटर तक थी, और 15 मीटर उनके शिप की मैस्ट की हाइट थी, तो इसलिए जो नरेटर है वो काफ़ी वरिड था। December 25 reached 3,500 किलोमीटर्स ईस्ट केप टाउन, यहाँ तक कि 3,500 किलोमीटर तक का उनका सफ़र तय हो चुका था December 25 तक। एस्ट्रोशियस वेदर, बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक वेदर हो चुका था। डिस्पाइट बैड वेदर हैड अ वंडरफुल हॉलीडे विद अ क्रिसमस ट्री। इतना ज़्यादा बुरा वेदर होने के बावजूद उन लोगों ने क्रिसमस बहुत धूमधाम से, बहुत अच्छे से मनाया था। जनवरी 2 द फर्स्ट कैलेमिटी। द कंडीशन वर्जंट, बहुत ज़्यादा बुरी और भी बदतर कंडीशन होती जा रही थी। वेव्स बिकेम गिग्नेटिक एंड द विंड्स वर स्क्रीमिंग। जो वेव्स हैं वो और ज़्यादा बड़ी बड़ी होती जा रही थी, और जो हवा है वो और ज़्यादा स्क्रीमिंग मतलब और ज़्यादा तेज़ होती जा रही थी, और ज़्यादा ख़तरनाक होती जा रही थी। दे वर सेलिंग विद ओनली अ स्मॉल जिप। उनकी सिर्फ एक स्मॉल जिप थी उनके पास जिसके साथ वो सेल कर रहे थे। दे वर स्टिल मेकिंग 8 नोट्स, और वहाँ पे वो 8 नोट्स बना रहे थे। नोट्स होते हैं मतलब एक रस्सी में गांठ टाइप में। दे फेस्ड एनॉर्मस वेव्स, बहुत बड़ी बड़ी वेव्स का उनको सामना करना पड़ रहा था। टू स्लो द बोट दे ड्रॉप्ड जिप। बोट को स्लो करने के लिए उन्होंने जिप को नीचे डाल दिया। वेंट थ्रू द लेफ्ट राफ्ट ड्रिल्स, अटैच्ड लाइफ लाइन्स, डोन्ड ऑयल स्किन्स। अब उन लोगों ने जो
प्रिकॉशंस हैं वो भी लिए हैं कि अगर कुछ हो जाता है, मान लो बोट में अगर कोई प्रॉब्लम हो जाती है तो उनको अपनी लाइफ बचाने के लिए क्या क्या करना पड़ेगा उनको। उन्होंने लाइफ जैकेट्स पहनी, उन्होंने ऑयल स्किन्स जो ऐसे कपड़े की एक कॉस्ट्यूम होती है जिसके ऊपर से पानी ठहर नहीं पाता है, उन्होंने वो भी पहनी। उन्होंने लाइफ लाइंस मतलब जो एक बोट होती हैं जो हवा भरी हुई बोट में होती है तो वो उन्होंने उसके साथ अटैच करके और नीचे पानी में डाल दी थी। वेटेड इन एप्रीहेंशन ऑफ द अप्रोचिंग स्टॉर्म, और वो वेट करने लगे कि जो ये स्टॉर्म है उसका दबाव थोड़ा सा कम हो जाए। Impending disaster. The first indication came around 6 p.m. with ominous silence. अब ominous silence क्या होता है? अपशकुन, जो एक तूफान से पहले का जो साइलेंस है उसे अपशकुन वाला साइलेंस बोला गया है। The wind dropped. The sky grew dark. स्काई काला हो जाता है, विंड जो है ना बंद हो जाती है एकदम से। They were approached by a cloud like wave. और अचानक से एक बहुत ज़्यादा बड़ी वेव आती है, ऐसा लगता है कि कोई क्लाउड है। The thunderous explosions shook the deck. और जब बहुत बड़ी वेव आती है एकदम से, वो जब शिप के ऊपर गिरती है तो उसकी वजह से जो शिप का ऊपर वाला पार्ट है, जो छत होती है, जो डैक होता है, वो टूट जाता है। A torrent of green and white water broke over the ship. The author's head smashed into wheel. और जो ऑथर का जो सिर है वो व्हील में जाके लगता है, जो स्टेयरिंग होता है उस पर जाके लगता है। He was flying overboard and sinking below the waves. अब वो क्या है, वो डैक के ऊपर है और वो इधर उधर तैर रहा है, पानी बहुत ज़्यादा हो गया है ऊपर भी, और वो वेव्स के नीचे जो है ना डूब रहा है। He almost lost his consciousness and accepted his approaching death. अब वो क्या है, अपनी कॉन्शियसनेस मतलब होश खो रहा है और उसने एक्सेप्ट कर लिया है कि वो शायद अब डूबने वाला है, मरने वाला है। Impending disaster. The narrator's head dropped out of the water due to force of the waves. अब क्योंकि waves का force लग रहा है तो वो अपनी हेड को ऊपर निकालता है। Wave walker was not capsizing, was near capsizing. वो टूटने वाली होती है, मतलब काफ़ी कंडीशन ख़राब हो जाती है बोट की। मैस्ट वॉज ऑलमोस्ट हॉरिजेंटल, मैस्ट जो है वो वर्टिकल होता था पहले तो, लेकिन क्योंकि बहुत ज़्यादा ग्रेट वेव आई है, गिग्नेटिक वेव आई, उसकी वजह से वो टूट के और हॉरिजेंटल हो जाता है। बहुत तेज़ का तूफान और आंधी है। He saw wave walker to be on the verge of the overturning when another huge wave turned it upright again. His life jacket taut, उसकी जो लाइफ जैकेट है वो भी जो है ना फट जाती है, उसको भी नुकसान होता है। He grabbed the guard rails of the boat, और जो शिप के ऊपर जो रेल्स और रेलिंग होती है, जो पकड़ने का सहारा लेने का एक बाउंड्री बना रखी होती है बोट के ऊपर, उसको पकड़ता है। एंड सेल्ड इनटू द मेन बूम ऑफ द बोट, और वो मेन बूम के ऊपर वो पहुंचता है। The waves that were pouring inside were so powerful that he got tossed around the deck like a rag doll. अब वो वेव्स जो है ना वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती हैं और उसका बस नहीं चलता है, और वो इधर उधर जैसे घूमता है, जैसे कि एक चिथड़े की जो डोल है ना, वो उसको पानी इधर से उधर करता रहता है, उसी तरीके से वो भी इधर से उधर होता रहता है। His left ribs cracked, रिब्स क्रैक हो जाती है। टीथ ब्रोक हो जाते हैं, टीथ टूट जाते हैं। हिज माउथ वॉज फिल्ड विद ब्लड, उसके जो माउथ है वो ब्लड से फिल हो जाता है, मुंह में खून आ जाता है। ही समहाउ फाउंड द व्हील, कैसे जैसे करके वो व्हील को फाइंड आउट करता है, स्टेयरिंग फाइंड आउट करता है। लाइंड अप द नेक्स्ट वेव एंड वॉज फुली डिटरमाइंड टू फेस द नेक्स्ट वेव, और सब चीज़ें फिक्स करके वो रेडी है नेक्स्ट वेव को फेस करने के लिए। There was water all around and the narrator was anxious that it had filled the lower part of the ship. अब हर चारों तरफ पानी ही पानी है और नरेटर बहुत ही ज़्यादा वरिड है कि नीचे भी पानी भर गया होगा शिप के अंदर। He did not dare to leave the wheel to examine the dangerous damaged part. अब वो क्या है, व्हील छोड़ नहीं सकता है, क्योंकि अगर उसने व्हील को छोड़ दिया तो सिचुएशन ज़्यादा ख़राब हो जाएगी, और वो इसकी वजह से नीचे डैमेज हुए पार्ट्स को एग्जामाइन करने भी नहीं जा सकता है। मैरी शाउटेड दैट द डेक्स वर ब्रोकन एंड दे वर सिंकिंग। मैरी शाउट करती है कि डेक ब्रोक हो चुके हैं, टूट चुके हैं और वो डूब रहे हैं। नरेटर एस्क्ड मैरी टू टेक चार्ज ऑफ द व्हील एंड ही रश्ड आउटसाइड एंड सॉ दैट लैरी एंड हॉब वर पंपिंग वाटर आउट फ्रेंटिकली। और जब नरेटर है वो मैरी को व्हील को पकड़ा के उसके हैंड ओवर करके और वो नीचे जाता है, बाहर जब जाता है तो उसे दिखाई देता है कि जो लैरी और हर्ब है वो पागलों की तरह वाटर को बाहर निकालने की कोशिश कर रहे हैं।
लॉट ऑफ थिंग्स वर फ्लोटिंग नॉइजली अराउंड बिकॉज ऑफ द एक्सेसिव वाटर. बहुत ज़्यादा वाटर होने की वजह से चीज़ें उनको सुनाई कम दे रही हैं, एक दूसरे की आवाज़ कम सुनाई दे रही है. द नैरेटिव वॉज पैनिकी and struggled through water to his children's cabin to check on them. और अपने बच्चों को चेक करने के लिए जब वो जाता है तो उसे काफ़ी स्ट्रगल करना पड़ता है वाटर की वजह से. Children are safe. They were safe and had settled on the upper bunk of the bed. Sue had a big bump over her eye. She did no fuss about it. अब क्या बच्चे सेफ होते हैं और उन्होंने अपने आप को बेड के ऊपर अपर बंक में सेट कर लिया था. स्यू को, जो लड़की है, उसकी आई पे बहुत ज़्यादा बम्प, उसको मतलब काफ़ी गहरी चोट आती है, लेकिन वो इसके बारे में किसी को बताती नहीं है. ही लेफ्ट द चिल्ड्रंस कैबिन एज हिज चीफ कंसर्न वॉज टू सेव द वेव वॉकर. वो बच्चों को कैबिन में छोड़ देता है क्योंकि उसका मेन जो मोटिव है हाल फिलहाल वो वेव वॉकर को बचाना है, क्योंकि उसकी फैमिली भी उसी के अंदर है. The starboard side was stuck upon because of which they were taking more water. अब क्या है, जो जहाँ से पानी आ रहा है उसे सबसे पहले वहाँ से बंद करने के बारे में वो सोचता है. He realized that if he did not make some repairs urgently, the boat would sink. उसे लगता है कि जहाँ से पानी आ रहा है अगर उसे बंद नहीं किया गया तो जल्दी ही बोट डूब जाएगी. So he managed to cover the gaping holes with canvas and waterproof hatches. तो उसने कुछ waterproof hatches, मतलब जहाँ पे वो उसको सेट कर सके ऐसे कुछ टुकड़े जिससे वो होल्स को बंद कर सके, वो लिए. He could finally prevent the water from seeping in. और फाइनली वो वाटर को अंदर आने से रोक पाया. The hand pumps started to block up with the debris floating around. अब क्या है, हैंड पम्प जो है ना वो ब्लॉक हो गए थे क्योंकि आसपास बहुत सारी चीज़ें, जो डेली यूज़ की जो चीज़ें वहाँ पे रखी हुई थी वो पानी के अंदर फ्लोट कर रही थी, जिसकी वजह से उन्होंने हैंड पम्प को चॉक कर दिया, उनको रोक दिया था, वो पंप खराब हो गए थे. द इलेक्ट्रिक पंप शॉर्ट सर्किटेड. इलेक्ट्रिक पंप में शॉर्ट सर्किट हो गया था पानी की वजह से. एंड द वाटर लेवल रोज थ्रेटिंगली. और जो वाटर लेवल है वो बहुत ही ज़्यादा अलार्मिंगली बढ़ रहा था. द स्पेयर हैंड पम्प्स हैड रेंज्ड ओवरबोर्ड along forestay sail, the jib, the dinges and the main anchor from the deck. He was lucky enough to get 2 more working electric pumps. अभी जो स्पेयर हैंड पम्प्स थे वो भी उसकी रीच से आउट हो रखे थे, वो भी काम नहीं कर रहे थे, और अब वो अपने आप को लकी समझता है कि उसे जो है ना वो दो ज़्यादा हैंड पम्प्स, उसे इलेक्ट्रिक हैंड पम्प्स मिल गए थे. They tried to get connected to Mayday calls. Mayday calls क्या होता है, जब भी हम समुद्र में जाते हैं तो हम मेन जो हेडक्वार्टर्स है उसे कांटेक्ट करने की जो कोशिश करते हैं, वहाँ से जो सिग्नल्स पास होते हैं उन्हें हम Mayday calls कहते हैं. But all in vain because they were far away from the mainland. लेकिन सब कुछ बेकार गया क्योंकि जो कॉर्नर था वर्ल्ड का वो बहुत ही ज़्यादा रिमोट था, वहाँ पे सिग्नल नहीं आता था. The courageous Sue's head had swollen alarmingly. बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक तरीके से उसका हेड जो है ना वो स्वेलो हो गया था, सूज गया था. She had 2 enormous black eyes. उसके सिर में बहुत ही बड़ी बड़ी और गहरी चोटें लगी हुई थी. आइज़, यहाँ पे ब्लैक आइज़ का मतलब ये नहीं है कि उसके आइज़ में कुछ हुआ था, उसका मतलब यहाँ पे क्या है कि उसके सिर में 2 बहुत ही ज़्यादा जो है ना ख़तरनाक ज़ख़म हो गए थे. She also had a deep cut on her arm. आर्म पे भी डीप कट हो गया था. She didn't inform her parents about her injury as she knew that her father was attending to the more serious issue, saving wave walker and the life of all on board. क्योंकि उसे पता था, उसने अपने पेरेंट्स को नहीं बताया, उसे पता था कि उसके फादर उससे भी ज़्यादा सीरियस काम कर रहे हैं, वो वेव वॉकर को बचाना चाहते हैं. वेव वॉकर बचेगी तभी हम सब बचेंगे. So that was all. Thank you and have a nice day.